आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। वो पाकिस्तान के रावलपिंडी की सेंट्रल जेल थी। रात के 2 बज रहे थे। अप्रैल की गर्मी के बीच भी रातें ठंडी थीं। उस जेल की स्पेशल बैरक में एक बहुत ही स्पेशल आदमी कोने में पड़ा हुआ था। फांसी की सजा सुनने के बाद वो रात दिन गिन रहा था। किस्मत का खेल कहिए या सियासत का उलटफेर, इस सजा से महज 2 साल पहले तक वो शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम था। अब उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कब उसकी सजा के फरमान पर अमल हो जाए, मगर आज वही कयामत की रात थी। जेल के गार्ड ने बैरक का दरवाजा आहिस्ता से खोला। कैद शख्स नींद में था। जेल सुपरिटेंडेंट ने उठकर चलने को कहा तो भी वो हिला नहीं। मजबूरन 2 लोगों ने हाथ पकड़े, 2 ने पांव। फिर उसे लाद कर फांसी के तख्ते पर किसी तरह ले जाया गया। पाकिस्तान में होने जा रही ये ऐसी फांसी थी जिसे रोकने के लिए पूरी दुनिया ने अपील की। जिसे फांसी दी जानी थी, उसकी बीवी ने रो रो कर कहा कि मत दो इन्हें फांसी, हम मुल्क छोड़ देंगे। लेकिन रियासत प्रतिशोध के मूड में थी। आखिरकार उसे नकाब पहनाकर गले में फंदा डाला गया। करीब 2:40 पर जल्लाद ने लीवर खींच दिया। थोड़ी देर तक उस जिस्म ने हरकत की और फिर शांत पड़ गया। अब वो लाश थी। लाश पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की। उन्हें ऐसी मौत तक पहुंचाने वाले का नाम था जनरल जियाउल हक, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख। करीब 2 साल पहले उन्होंने ही भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट करके राष्ट्रपति पद संभाला था, और उसके पहले भुट्टो ने ही जिया को 7 रैंक टपाकर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया था, और अब उन्हें बदले में मिल रही थी मौत। आज पाकिस्तान को बहुत से दुश्मनों का मुकाबला, अंदरूने मुल्क भी और बैरूने मुल्क भी। ये हम उसी हालत में इससे निजात हासिल कर सकते हैं जब हम में इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़कर उसकी राह के लिए चलने के लिए हम हमातमा रहें, ताकि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी सुरखरू फरमाए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मैं हूं नितिन ठाकुर। आज के एपिसोड में कहानी पाकिस्तान को तानाशाही और कट्टरपंथ के अंधेरे में फेंक देने वाले फौजी तानाशाह जिया उल हक की। पांच जुलाई 1977 को हुआ सैन्य तख्ता पलट पाकिस्तान के लिए ना पहला था ना आखिरी। फिर भी इस तथ्य ने सभी को हैरान परेशान रखा कि जिन भुट्टो ने जिया उल हक को ताकत सौंपी, उन्हीं ने भुट्टो को ताकत से बाहर कर दिया। भुट्टो सरकार में मंत्री रहे गुलाम मुस्तफा खार ने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने जिया को सेना प्रमुख न बनाने का सुझाव दिया था। बदले में भुट्टो के अपने तर्क थे। उन्होंने कहा था, क्या जिया देखने में प्रभावशाली है? खार ने नामे जवाब दिया। उन्होंने फिर पूछा, क्या वो यहां पैदा हुआ है? फिर उन्होंने सवाल किया, क्या वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है? खार सारे जवाब नामे देते रहे। भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान की सेना उन्हीं जनरलों को स्वीकार करती है जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं या फिर सैंडहर्स्ट में पढ़े हों। ये तो बाहर से आया शख्स है जो इतना प्रभावहीन है कि मुझे इससे ज्यादा कोई सूट ही नहीं करेगा। लेकिन इतिहास जानता है कि पाकिस्तान के उस वक्त के सबसे लोकप्रिय नेता जुल्फिकार अली भुट्टो का यह अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ। पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद। वो कहते हैं, देखें, पाकिस्तान में 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है कि जब कोई प्रधानमंत्री के पास ऑप्शन आती है कि आप नया अपना सैनिक जो नेता है वो चुने, कमांडर चुने, तो वो अक्सर एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप अपना
जो जूनियर है उसे आप सेलेक्ट करते हैं, ताकि वो आपका एक तो मशकूर रहे, आपका शुक्रगुजार रहे और आपके अंडर रहे और आपको ज़्यादा तंग ना करे। ये एक वजह समझी जाती है और यही वजह थी कि शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक को चुना था उस वक्त। हालांकि जूनियर थे, लेकिन उनको ऊपर लेके आए, लेकिन फिर उन्होंने उन्हीं की बुनियादें हिलाकर रख दी, गिरफ्तार किया, उन पे केस चलाया, उनको सज़ाए मौत दिलवाई अदालत से, जिसे आज भी पाकिस्तान में जुडिशल मर्डर के नाम से याद किया जाता है कि पूरा इंसाफ नहीं हुआ था और उनको फांसी दे दी गई थी बग़ैर कोई सॉलिड सबूत या उसकी वजह से। तो वो अपनी दुश्मनों के साथ किसी भी हद तक जा सकते थे ज़ियाउल हक साहब। बंटवारे ने लोगों को हिंदू और मुस्लिम में तकसीम किया, लेकिन पाकिस्तान में बंटवारे के बाद एक और कौम जन्मी, वो थी मुहाजिरों की कौम। मुहाजिर यानी जो बंटवारे के बाद भारत से जाकर पाकिस्तान में बसे। इसी समुदाय से आते थे जिया के पिता भी सेना में थे, ब्रिटिश आर्मी में क्लर्क। 12 अगस्त 1924 को पंजाब के जालंधर में जिया का जन्म हुआ। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएट की। इसके बाद उनका ठिकाना बना देहरादून, जहां पिता की विरासत आगे बढ़ाने के लिए उनकी आर्मी एकेडमी में ट्रेनिंग चली। 1943 में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा हुए। दूसरा विश्व युद्ध भी लड़ा। जब भारत ने आजादी पाई तो जिया के परिवार ने पाकिस्तान को चुना। वो आर्मी में चले गए। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट जो विदेशों तक में सैन्य सेवाएं देती थीं, जिया उसका हिस्सा बने। सितंबर 1970 में जॉर्डन सिविल वॉर में घिर गया। दुनिया उसे ब्लैक सितंबर के नाम से जानती है। जिया की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने यहां जंग लड़ी और उसके बाद सेना में जिया का ग्राफ बढ़ने लगा। हारून रशीद। फिर उन्होंने भी फौज में कमीशन ली। वर्ल्ड वॉर सेकंड थी, उसमें भी उन्होंने जो बरतानवी राज था उसके साथ वहाँ पर हिस्सा लिया। फिर मिडिल ईस्ट में जो जंग हुई इसराइल और जॉर्डन की, तो वहाँ भी वो जॉर्डन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से डिप्यूटेड थे, डिप्लॉयड थे, उसमें भी वो गए। फिर जब पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार बनी और उनके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टियां थीं वो सारी इकट्ठी हो गईं, तो 1978 में फिर इन्होंने उनका तख्ता उल्टा और ख़ुद पाकिस्तान की बागडोर संभाली। कहा जाता है कि जिया को पाकिस्तानी सेना के सबसे बड़े पद तक पहुंचने में उनके चापलूसी के हुनर का भी हाथ था। इसका जिक्र कई पाकिस्तानी इतिहासकारों ने किया भी है। एक मौका तो ऐसा भी आया जब उन्होंने भुट्टो के जूते तक पॉलिश किए। सेनाध्यक्ष बनाए जाते ही उन्होंने भुट्टो को आर्म्ड कोर का कर्नल इन चीफ घोषित किया। वो तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री भुट्टो आर्म्ड कोर की वर्दी पहने, लेकिन भुट्टो ने वर्दी नहीं पहनी। एक दफा जिया ने बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की। चापलूसी की हद ये थी कि पार्टी में जिया ने भुट्टो से एक टारगेट पर निशाना साधने को कहा। पहले से इंतजाम था कि एक और पिस्टल उसी तरफ निशाना साधे रखेगी। फिर भी अगर भुट्टो चूक जाते तो चारों तरफ खड़े सैनिकों को निर्देश था कि वो नियत टारगेट पर धमाका कर दें और भुट्टो को एहसास होना चाहिए कि निशाना उन्होंने ही लगाया है और सटीक लगाया है। इन समारोहों को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन फेयर प्ले का ऐलान किया। आदेश जिया की तरफ से आया था। भुट्टो यकीन ही नहीं कर सके, मगर फिर सेना की एक टुकड़ी उनके घर भी पहुंची। भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में डाले गए। 5 जुलाई 1977 की आधी रात जियाउल हक ने तख्ता पलट का ऐलान किया। पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ लगा दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। जिया ने भुट्टो को इतने पर ही नहीं छोड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता अहमद रजा कसूरी की 4 साल पहले हत्या हुई थी। इसकी साजिश का आरोप भुट्टो पर लगा। हालांकि बाद में कसूरी के घर वालों ने कई मौकों पर मंजूर किया कि उन पर भुट्टो का नाम लेने का प्रेशर था।
जियाउल हक आखिर तक साबित नहीं कर सके कि इस हत्या में भुट्टो का हाथ है, लेकिन उनकी कानूनी हत्या करवा ही दी। पाकिस्तान की अदालत में पहली बार हत्या की साजिश में किसी को फांसी मिली, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री को। जिया ने भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने लायक भी नहीं छोड़ा, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो को एक कोर्ट से सुनाई गई सजा पहली और अंतिम बन गई। जिया जरूर कहते रहे कि कानून ने अपना काम किया है। Nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B, or General Ziaul Haq. It's unfortunate that the person who is involved in this case, who has been convicted, happened to be a politician. But that does not make him or anybody else above the law. सत्ता में आते ही जिया ने अपने लिए सबसे आसान रास्ता चुना, धर्म का। इस्लाम का खुले तौर पर इस्तेमाल और इस्लामिक तौर तरीकों से शासन किया। अल्पसंख्यकों पर जिया का दौर भारी था। आंख के बदले आंख वाले फैसले अब सरकारी इदारों से आ रहे थे। पाकिस्तान में आज जो शिया सुन्नी के बीच मारकाट है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसे बढ़ाने में जिया का ही हाथ रहा। उनके वक्त में यह हुआ कि शियाओं को वाजिब उल कत्ल ठहराया गया, यानी इनका कत्ल वाजिब होगा। इसके जवाब में शिया लामबंद हुए। उन्होंने अपने हथियारबंद ग्रुप बनाए, एक तरफ सुन्नी कट्टरपंथी और दूसरी तरफ शिया कट्टरपंथी। एक तानाशाह के लिए सबसे मुफीद तो लड़ती हुई आवाम है ही। जिया यही कर रहे थे। अफगानिस्तान में सोवियत संघ और अमेरिका की लड़ाई ने जिया को बड़ा मौका दिया। जिया आंख मूंद कर अमेरिका के पीछे खड़े हो गए और बदले में अमेरिका ने खूब पैसे बरसाए। पाकिस्तान में जिया इसे इस्लाम की मदद बता रहे थे और पश्चिमी देशों से अपने लिए तोहफे ले रहे थे। हारून रशीद। उस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन को इन अबेंस कर दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था, जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार उन्होंने लेकर आए थे। तो जैसे मैंने कहा, डेमोक्रेटिकली तो वो कोई ज़्यादा इतने वो नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी एक मजलिस शूरा नाम दिया, पार्लियामान बनाने की कोशिश की, जिसमें अपने ही नॉमिनेटेड बंदे उन्होंने लाने की कोशिश की। पॉलिटिकली इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं था पाकिस्तान में। स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी उसी ज़माने में लगी। पाकिस्तान में जो इलेक्शन उन्होंने फिर करवाए, वो भी नॉन पार्टी बेस पहले इलेक्शन करवाए। पहले तो करवाए नहीं, उन्होंने 90 दिन का वादा किया था, लेकिन तवील अरसे तक इलेक्शन से भागते रहे, नहीं करवाने दिए। फिर जब करवाए भी तो नॉन पॉलिटिकल इलेक्शंस करवाए, जो कि आइन और उसके हिसाब से तो ठीक नहीं था। लेकिन एक फौजी आमिर थे, एक डिक्टेटर थे, जो चाहते थे वो करवाना चाहते थे। तो वो इस एतबार से डेमोक्रेटिकली भी पाकिस्तान जो था काफ़ी सफ़र किया उस दौर में। लेकिन स्याह रातों में भी कुछ उजाले और उजाले की दुआ करने वाले लोग होते हैं। पाकिस्तान में भी थे। 1981 में ही जिया की तानाशाही के खिलाफ मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी शुरू हुआ। ये 9 पार्टियों का गठबंधन था। इसी दौर में हुए हबीब जालिब, जिन्होंने कहा, जुल्मत को जिया सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। ये जिया के लिए ही तो था। हबीब थे तो इकबाल बानो भी थीं, जो फैज को खुलकर गा रही थीं और जिया को ललकार रही थीं। जिया ने इकबाल बानो को बैन कर दिया, लेकिन बैन के बावजूद पाकिस्तान में वो खूब सुनी गईं। इकबाल के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर बजते और पाकिस्तानी ऑल इंडिया रेडियो लगाकर सुनते। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। जिया जैसे कहर बनकर पाकिस्तान पर टूटे, उन्हें नहीं मालूम था कि उन पर भी कहर बरसेगा। अपने पिता की फांसी के बाद विदेश गई बेनजीर भुट्टो मुल्क लौट आईं। बेनजीर खुली सभाएं कर रही थीं। जिया को अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो का कातिल ठहरा रही थीं। मुल्क में चुनाव कराने की मांग अब तेज हो रही थी। सरकार पर चौतरफा दबाव था। पीटीवी के पूर्व डायरेक्टर अख्तर वकार अजीम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी हम भी वहीं मौजूद थे में लिखा है, उनकी शहादत से 3 दिन पहले
पाकिस्तान की आज़ादी का दिन 14 अगस्त था। जनरल जिया को इस बात का अंदेशा हो चला था कि उनके जीवन को खतरा है। वो अपने साये से भी डरने लगे थे। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के रूप में जो भी जिम्मेदारियां थीं वो घर से ही पूरी करते थे। अब 14 अगस्त के दिन होने वाले कार्यक्रमों का क्या किया जाए? आदेश हुआ कि जो करना है आर्मी हाउस के परिसर में कर लिया जाए। अख्तर अजीम के नेतृत्व में पीटीवी की एक टीम रिहर्सल के लिए 14 अगस्त से एक दिन पहले आर्मी हाउस पहुंची और जब कैमरामैन जांच रहे थे कि समारोह को किस एंगल से फिल्माया जाए तो राष्ट्रपति जिया खुद चले आए और घूम फिर कर अपने आप को कैमरे की नज़र से देखने लगे। बकौल अजीम साहब, राष्ट्रपति आर्मी हाउस में लगे पेड़ों के पीछे खड़े होते और जिस स्थान पर खुद उन्हें झंडा फहराना था वहां से घात लगाकर देखते। एक डरा हुआ तानाशाह और भी खतरनाक हो जाता है। जनरल जिया ने जांचने परखने के बाद कहा कि ये पेड़ सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरे हैं, जिनके पीछे खड़े होकर उनका कोई दुश्मन फायर कर सकता है। उन्होंने करीब 30 से 40 पेड़ काटने के आदेश दे दिए, जिस पर तत्काल प्रभाव से अमल हुआ। तानाशाहों को तानाशाही जाने का खौफ सदा रहा है। इसी के शिकार जिया भी थे। पाकिस्तान में चुनावों का ऐलान होते ही करीब करीब तय था कि जिया से मुक्ति होनी है, लेकिन इससे पहले कुछ और घटना था जो जिया को उसी अंजाम की तरफ ले जा रहा था जो उन्होंने अपने सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ किया था। 1988 का साल था, महीना वही जब उनका जन्म हुआ, अगस्त। जनरल जिया बहावलपुर गए थे नए अमेरिकी टैंक MI अब्राम्स की टेस्टिंग देखने। वापसी में विमान जब हवा में पहुंचा तो बहावलपुर कंट्रोल टावर ने पायलट विंग कमांडर माशूद हसन से एक रूटीन सवाल पूछा, अपनी पोजीशन बताइए। माशूद ने जवाब दिया, पाक 1 स्टैंड बाय। इसके बाद कंट्रोल टावर ने उनसे आगे बात करने की कोशिश तो की, मगर सब बेकार। टेक ऑफ करने के कुछ मिनटों के अंदर पाकिस्तान का सबसे अहम प्लेन पाक 1 लापता था। थोड़ी ही देर में उस एयरबेस जहां से इस विमान ने उड़ान भरी थी, वहां से 18-20 किलोमीटर दूर गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने एक विमान को गिरते देखा। उनके कानों ने एक बड़ा धमाका भी सुना जिसने पूरे पाकिस्तान को थाम दिया। जनरल जिया उल हक अपने 31 साथियों के साथ हादसे में मारे गए। हारून रशीद। जहाज आज तक पता नहीं चल सका कि किस वजह से गिरा, टेक्निकल वजह थी या क्या जानबूझकर गिराया गया था। वो एक सडन सरप्राइज था। पूरा मुल्क जो था उसके लिए तैयार नहीं था। जो उसके बाद इलेक्शंस हुए, जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश की गई और बेनज़ीर भुट्टो इलेक्ट होकर आई, पॉपुलर लीडर बनकर आई, तो जमहूरियत ने कुछ दोबारा अपना सफ़र जो है वो शुरू किया ज़िया उल हक के जाने के बाद। लेकिन मसला वही था कि जो वक्त हमने 80s तक तकरीबन 30-40 साल पाकिस्तान ने गंवाए इसी कन्फ्यूजन में कि मिलिट्री रूल रहेगा या डेमोक्रेटिक रूल रहेगा, तो उस वजह से डेमोक्रेसी जो है वो अपने पांव या बुनियादें मजबूत नहीं कर सकी। जिया की मौत पर टाइम्स के लंदन एडिशन ने लिखा, द बैड डेथ फॉर लंदन। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए। उन्होंने जिया को पाकिस्तान की आजादी का रखवाला करार दिया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख उन्हें हमेशा इस बात के लिए याद रखेगी कि जिया उन चंद लोगों में रहे जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ना चाहते पाकिस्तान को कई दशक पीछे धकेला। उनके शासन में हुए जुल्म और जुल्म से लड़ने वाले आज मिसाल हैं। आज जिया उदाहरण हैं कि सैन्य प्रमुख को कैसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से शुरू हुई जिया की कहानी, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के जूते पहुंचने से लेकर जिया के तानाशाह बनने तक गई, बस यहीं तक थी। आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट? बताइएगा radio@aajtak.com पर। आज का नामी ग्रामी प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। इजाजत दीजिए। Has this ever happened to you? You get your blood reports, you look over it and you see something in red, and the first thing that you do is Google it. Some of those red things turn out to be indicative of cancer, and the next thing you know, you're too worried and too stressed out to actually do something about it. You lose all motivation and you feel like your health is just getting away from you.
This is Sonali Acharji, and you're listening to Health Wealth, the podcast where we learn about health, but we don't stress about it. Wanting to know things is very natural. But when it comes to your health, knowing the wrong things could actually end up doing more harm than good. In this podcast, we are going to learn about health, but I want you to leave feeling really enthusiastic and excited about it, not anxious and thinking that my health is a lost cause. My guests will be those who can give you wisdom, but also balance, because you need both for long-term and holistic well-being. How do I know this? Because I wasn't balanced about my own health for a very long time, and I know the difference it can make. The more people I spoke with, the less I lived in extremes with my health. Doctors told me that, you know what, one packet of tortillas isn't going to kill you. Nutritionists showed me how to party and still take the time out to exercise. It was a therapist who taught me how to say no to those who smoked in my face. Now I say I look after my health, but I also really live my life. And it's wonderful to feel this way. And I want you to be here with me. So please bear with me. This podcast is important. This podcast will get you to a point where you are going to feel good about yourself and your well-being.